नमस्कार, मैं बबली रीना साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन डिपार्टमेंट, देव संस्कृति कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, धमधा रोड, खपरी, दुर्ग से। हमारा आज का टॉपिक है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं रूपरेखा। उसमें हम देखते हैं प्रस्तावना, हिंसा का अर्थ, हिंसा की परिभाषा, हिंसा के प्रकार, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रकार, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कारण, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने हेतु प्रयास, निष्कर्ष। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना। अतीत में देखने पर पता चलता है कि स्त्रियां सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से शक्ति विहीन होती हैं और अनचाहे हिंसा का शिकार होते रहती है। सामाजिक व्यवस्था निरंतर जटिल होते जा रही है। स्त्रियों के साथ हिंसा और अत्याचार की घटनाओं में निरंतर वृद्धि होते जा रही है। परिवार से लेकर पास पड़ोस, कार्यस्थल तथा सार्वजनिक स्थलों पर भी महिलाएं आज सुरक्षित नहीं हैं और हिंसा की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जिसे हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में देखते और सुनते आ रहे हैं। मतलब ये है कि आज जो है समाज की जो व्यवस्था है वो उसमें पढ़े लिखे समाज जरूर कहलाता है वो, लेकिन फिर भी जो पहले के समय में जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता था, उस अत्याचार का स्वरूप जो है बदल कर वो और भी विभत्स रूप में हमारे सामने आया है और महिलाएं जो है उस हिंसा का महिलाएं जो हैं उस हिंसा का शिकार होते जा रही हैं, जो हमको सामने से भी हम कभी कभी देखने मिलते हैं। पेपर में, टीवी में, न्यूज़ में, सब जगह हम हमेशा कुछ ना कुछ हर दिन कुछ ना कुछ हम महिलाओं के प्रति जो हिंसाएं हो रही है उसको हम क्या करते हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं और उस चीज़ को रोकने के लिए हमारे मन में बहुत सारी भावनाएँ आती ज़रूर है, पर हम क्या करते हैं कि हमें क्या करना है, ये वाली जो भावना है हमारे मन में आ जाती है कि हमारे साथ जब होगा तब हम देखा जाएगा। ये वाली जो भावना है हमारे साथ आ रही है, इस वजह से महिलाओं के ऊपर जो हिंसा की जो चीज़ें हैं वो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अब हम देखते हैं हिंसा का अर्थ। जीव की हत्या करना या उसे किसी भी प्रकार का शारीरिक एवं मानसिक कष्ट पहुंचाना, जो प्रायः सभी धर्मों में पाप माना गया है, ऐसे व्यवहारों को हिंसा कहा गया है। मतलब कोई भी जीवित प्राणी है उसको अगर किसी भी प्रकार से, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे मानसिक रूप से, अगर आप या कोई भी कष्ट पहुंचाता है और उसको कष्ट होता है तो उसको हम क्या किस में लेते हैं, हिंसा में लेते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं हिंसा की परिभाषा। मेगार्गी के अनुसार ऐसा कार्य जो जानबूझकर, धमकाकर या बलपूर्वक किया गया हो, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को आघात पहुंचा हो, वह उसका विनाश हुआ हो या सम्मान को ठेस लगी हो, हिंसा कहलाता है। मतलब ये है कि ऐसा काम जो आप जानबूझ के कर रहे हैं, मतलब आपको पता है कि मेरे इस कार्य से किसी व्यक्ति को जो है ठेस पहुंच सकती है, तकलीफ हो सकती है, उसके बावजूद अगर आप उस कार्य को करते हैं और किसी व्यक्ति को जो है तकलीफ होती है, उसको आघात पहुंचता है या उसका कुछ भी नुकसान होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हिंसा कहते हैं। अब हम देखते हैं हिंसा के प्रकार। इसमें सबसे पहला प्रकार है शारीरिक हिंसा, दूसरा है मानसिक हिंसा, तीसरा है शाब्दिक हिंसा। शारीरिक हिंसा में इसके अंतर्गत मारना, पीटना इत्यादि आता है। शाब्दिक हिंसा इस प्रकार की हिंसा के अंतर्गत अभद्र शब्दावली, हीनता सूचक शब्द, लिंगीय भेदभाव सूचक बातें, गाली गलौज, मानसिक रूप से शब्दों के द्वारा प्रताड़ित करना, शारीरिक बनावट इत्यादि पर टिप्पणी करना, गंदे गीत गाना इत्यादि आते हैं। तीसरा है मानसिक हिंसा। मानसिक हिंसा का प्रभाव सोचने समझने की शक्ति पर पड़ता है। मानसिक हिंसा अत्यंत भयावह होती है। ऐसी हिंसा का शिकार व्यक्ति तनाव, कुंठा और आत्महत्या इत्यादि भी कर सकता है। तो हमारा शारीरिक हिंसा में ये होता है, अगर हम किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, किसी को अगर जबरदस्ती हम मारते पीटते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, शारीरिक हिंसा आता है। शाब्दिक हिंसा मतलब आप शब्दों के बल पे अगर किसी को किसी प्रकार की तकलीफ पहुंचाते हैं, अपने शब्दों से अगर किसी को अपशब्द कहते हैं और उसको मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से किसी प्रकार से उसको तकलीफ पहुंचती है, तो उसको हम शाब्दिक हिंसा बोलते हैं, जिसके बहुत सारे प्रकार मैंने यहाँ पे बताया है। मानसिक हिंसा मतलब जिसको आप इस मन स्थिति जिससे मनुष्य की क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है, जिससे व्यक्ति तनाव ग्रसित हो जाता है, कुंठा ग्रसित हो जाता है और कभी कभी तो वो इतना ज़्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाता है कि
अपने जीवन को ही वो क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, और जिसका नाम हम आत्महत्या के रूप में देते हैं, और ये होती है मानसिक हिंसा। अब हम देखते हैं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रकार, जिसमें सबसे पहला है घरेलू एवं पारिवारिक हिंसा, दूसरा है आपराधिक हिंसा, तीसरा है कार्यस्थल पर हिंसा, चौथा है संपत्ति से बेदखल करना, पांचवा है पर्याप्त पोषक आहार प्रदान न करना, छठवां है साइबर हिंसा, सातवां है शारीरिक छेड़छाड़, आठवां है चिकित्सीय हिंसा, नौवां है देवदासी प्रथा, 10वां है पुत्र संतान उत्पन्न करने का दबाव। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं घरेलू एवं पारिवारिक हिंसा। इस प्रकार की हिंसा में पति अथवा रिश्तेदारों के द्वारा महिला को प्रताड़ित कर किया जाता है, महिलाओं को पीटा जाता है, ताने दिया जाता है, और मायके से जो है कुछ सामान लाने के लिए क्या किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। इस प्रकार की जो हिंसा रहती है उसको घरेलू एवं पारिवारिक हिंसा कहा जाता है। मतलब शादी के बाद में जो स्त्री रहती है उसको उसके ससुराल वाले, उसके पति या उसके पति के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रताड़ना किया जाता है तो उसे हम घरेलू एवं पारिवारिक हिंसा में लेते हैं। दूसरा हम देखते हैं आपराधिक हिंसा। महिलाओं के विरुद्ध अनेक आपराधिक हिंसाएं हो रही हैं, जिसमें एसिड हमला, हत्या, लूटमार, घायल करना इत्यादि शामिल है। आपराधिक हिंसा के अंतर्गत जैसे लड़कियां अगर लड़कों की बात नहीं मानती, घर वालों की बात नहीं मानती हैं, या किसी प्रकार से वो अगर दबाव में पूर्ण उसमें माहौल में नहीं रहती हैं, तो उनके ऊपर में आपराधिक हिंसा भी किया जाता है। जैसे कि लड़कियों के ऊपर में एसिड का हमला कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, घायल कर दिया जाता है। इस प्रकार के हिंसा को हम बोलते हैं आपराधिक हिंसा। अब हम तीसरा देखते हैं कार्यस्थल पर हिंसा। कार्यालय में अनेक प्रकार की हिंसा होती है, जैसे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना, महिलाओं को समान अवसर प्रदान न करना, महिलाओं को अश्लील सामग्री दिखाना, पदोन्नति एवं अन्य अवसरों पर महिलाओं के शारीरिक शोषण करने का प्रयास किया जाना, महिलाओं से अधिक कार्य लेना इत्यादि को हम कार्यस्थल पर हिंसा में लेते हैं। मतलब कार्यस्थल पर जो है महिलाओं को जो समान अधिकार नहीं देते हैं और उनके साथ में गंदी हरकतें करते हैं, या उनको किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है जिससे वो हमेशा दब के रहे और पुरुषों के अकॉर्डिंग काम करे। इस प्रकार के जो कार्य होते हैं उसको हम बोलते हैं कार्यस्थल पर हिंसा। अब अगला देखते हैं पर्याप्त पोषक आहार की अनुपलब्धता। महिलाओं को सामान्य अवस्था में भी पोषक आहार प्रदान नहीं किया जाता है। गर्भावस्था में यह समस्या और भी विकराल हो जाती है। पोषक आहार प्रदान न करके महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, जिससे स्त्रियां जो है कुपोषित होने लगती है, और इसे भी हिंसा का एक प्रकार माना गया है। साइबर, अब हम देखते हैं अगला साइबर हिंसा। साइबर हिंसा एक नवीन प्रकार की हिंसा है जिसमें आज महिलाएं प्रताड़ित हो रही है। इस प्रकार की हिंसा में इंटरनेट इत्यादि के माध्यम से व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि पर अश्लील एवं भद्दी टिप्पणी की जाती है, या उन्हें विभिन्न प्रकार की धमकी दी जाती है, या उन्हें अश्लील चित्र, वीडियो इत्यादि भेजे जाते हैं। इस प्रकार की हिंसा में महिलाओं के चोरी छिपे अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया जाता है और उनसे मनचाहे तरीके से कार्य करवाने का प्रयास किया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, साइबर हिंसा। अब हम देखते हैं शारीरिक छेड़छाड़ वाली हिंसा। महिलाओं को सार्वजनिक स्थलों पर शारीरिक छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है, जैसे शरीर के विभिन्न अंगों को छूने का प्रयास करना, धक्का देना, ऊपर गिरने तथा चिपकने का प्रयास करना। शारीरिक छेड़छाड़ के अलावा दूर से घूरना, चिढ़ाना, छींटाकशी करना, सीटी बजाना, भद्दे इशारे करना इत्यादि भी इस प्रकार की हिंसा में शामिल होता है। मतलब महिला जब बाहर जाती है तो उसको कभी कभी ये समझ में भी नहीं आता है कि उसके साथ छेड़छाड़ हो रहा है या हिंसा हो रहा है, और वो इस हिंसा का क्या हो जाती है, शिकार हो जाती है। अगला देखते हैं चिकित्सीय हिंसा। महिलाओं को अनेक प्रकार की चिकित्सीय हिंसा का सामना भी करना होता है, जैसे परिवार नियोजन हेतु विभिन्न प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियां खिलाना,
पुत्र प्राप्ति की लालसा में गर्भपात कराना, सिजेरियन ऑपरेशन, असुरक्षित गर्भपात, हानिकारक दवाओं का उपयोग करने हेतु बाध्य करना, ये सारी ये सारी जो कार्य हैं वो क्या आता है, किस में आता है, वो चिकित्सीय हिंसा में आता है, जिसमें जो है महिलाओं को जो है उन महिलाओं को मानसिक रूप से ही नहीं, उनको शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित किया जाता है कि आपको जो है, हमको जो वंश चलाने के लिए जो पुत्र या पुत्री चाहिए वो तुम हमें दो, तुम अपने अकॉर्डिंग बच्चे पैदा नहीं कर सकती, तुम हमारे अकॉर्डिंग ही हमको संतान दोगी, और उसके लिए अगर तुम नहीं दे पा रही हो तो उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, जिसमें तुमको गोली भी खाना है, जिसमें तुमको बहुत सारी चीज़ों से उसको प्रताड़ित किया जाता है। उस तरीके से जो कार्य किया जाता है उसको हम चिकित्सीय हिंसा में लेते हैं। अगला हम देखते हैं देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा के अंतर्गत लड़कियों को मंदिरों में भेंट कर दिया जाता था, जहां लड़कियां मंदिरों की साफ सफाई इत्यादि का कार्य करती थी, लेकिन आगे चलकर इन लड़कियों का शारीरिक शोषण होने लगा। ठीक है, यही लड़कियां आगे चलकर वेश्यावृत्ति में आती थी। हालांकि सरकार ने देवदासी प्रथा पर रोक लगा दी है, लेकिन अभी भी कुछ मंदिरों में देवदासी प्रथा देखने को मिलता है। मतलब जो कमज़ोर परिवार के जो परिवार रहता था, वो अपनी पुत्रियों को क्या करता था, देवदासी के रूप में मंदिरों में दान दे देते थे, और वो ये बोलते थे कि वो भगवान के शरण में रहेंगे और उनकी सेवा जतन करेंगे। लेकिन वहाँ के जो पंडित थे और जो संस्था के संस्थापक रहते थे, वो उनका क्या करने लगे, शोषण करने लगे, और इस प्रकार के कार्य जो थे वो देवदासी प्रथा के अंतर्गत आते थे। और देवदासी प्रथा भी एक प्रकार से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का प्रकार है। अब हम देखते हैं लास्ट जो है, पुरुष संतान उत्पन्न करने का दबाव। विवाहित महिलाओं को पुरुष संतान पैदा करने हेतु बाध्य किया जाता है, जबकि पुरुष या स्त्री संतान पैदा करना किसी के वश में नहीं होता। फिर भी महिलाओं को ही संतान का जिम्मेदार माना जाता है तथा स्त्री संतान होने पर उसके साथ विभिन्न प्रकार की हिंसा की जाती है। अब यहाँ पे ये तो एकदम गलत बात है कि इस पुत्री होगी कि पुत्र होगा, इसका जिम्मेदार तो कोई भी नहीं होता, इसका जिम्मेदार तो पुरुष ही होता है। उसके बावजूद इसकी जिम्मेदार किसको माना जाता है, स्त्री को माना जाता है, और उसे पुत्र संतान पैदा करने हेतु उसके ऊपर क्या किया जाता है, हिंसा किया जाता है। और इस प्रकार से पुत्र संतान उत्पन्न करने का जो दबाव है, ये भी एक प्रकार से हिंसा का ही प्रकार है। अब हम देखते हैं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला कारण है यौन आनंद प्राप्ति। पुरुषों के द्वारा तात्कालिक सुख के लिए महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, जो कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा हम देखते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों से भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा होती है। दहेज प्रताड़ना, दहेज हत्या, अपहरण, अनैतिक व्यापार इत्यादि आर्थिक कारणों से प्रेरित होती है। कम समय में या बिना परिश्रम के अधिक धन प्राप्त करने की आकांक्षा महिलाओं को अपनी हिंसा का शिकार बना देती है। आर्थिक रूप से जब जो मजबूत नहीं होती हैं महिलाएं, जो मजबूत नहीं होती हैं, तो उनके ऊपर में क्या है, बहुत तरीके से क्या करते हैं, घर वाले क्या करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। उनको दहेज लाने के लिए वो प्रेषित करते हैं कि आप घर से दहेज लेके आइए। उनका अपहरण किया जाता है। आजकल की जो समाज जो है वो थोड़ी सी गरीबी हालत में अगर है, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि अपहरण के माध्यम से, महिलाओं के अपहरण के माध्यम से वो क्या करना चाहती है, धन प्राप्त करना चाहती है। और इस तरीके से जो है बिना परिश्रम किए धन प्राप्ति की जो लालसा होती है, ये वो किस लिए होती है, क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या रहती है, खराब रहती है। और ये जो आकांक्षा जो रहती है वो किस पे भारी पड़ती है, महिलाओं पे भारी पड़ती है, और वो महिलाओं के ऊपर हिंसा के रूप में सामने आती है। और ये आर्थिक कारण जो है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा देखते हैं मनोविकार। मनोविकार में व्यक्ति सुंदर एवं आकर्षक महिलाओं पर अत्याचार करने का प्रयास करता है, उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्षति पहुंचाने का प्रयास करता है, जैसे घायल करना, बलात्कार, एसिड फेंकना इत्यादि। इस प्रकार के कृत्यों से उस पुरुष को मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है।
कोई कोई पुरुष ऐसे रहता है मानसिक रूप से जो रहता है कमज़ोर होता है, उसकी ये सोच रहती है कि ये जो स्त्री मेरे से सुंदर है या खूबसूरत है, तो उसको अगर मैं तकलीफ़ देता हूँ या किसी प्रकार से उसको प्रताड़ित करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। तो इस सोच को लेकर के वो क्या करता है, सुंदर लड़कियों के ऊपर में फप्तियाँ कसता है, उसके ऊपर में एसिड फेंकता है, उसको घायल करने का प्रयास करता है। और जब वो इस कार्यों में वो क्या हो जाता है, इस कार्य को करने में सफल हो जाता है, तो उसको मानसिक रूप से क्या होता है, संतुष्टि मिलती है, क्योंकि वो स्थिति, उस व्यक्ति की मन स्थिति क्या रहती है, अच्छी नहीं होती है, वो मनोविकार से क्या रहता है, ग्रसित रहता है। ये भी एक महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का बहुत बड़ा कारण है। अब हम देखते हैं मीडिया की भूमिका। महिलाओं के विरुद्ध विशेषकर यौन हिंसा एवं छेड़छाड़ में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। मीडिया में प्रदर्शित होने वाले अश्लील कार्यक्रम पुरुषों को उत्तेजित करते हैं। उस उत्तेजना की पूर्ति पुरुष महिलाओं एवं बच्चों के यौन शोषण के माध्यम से करते हैं। तो मीडिया में जो चीज़ें नहीं दिखाई जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा ओपनली नहीं दिखाई जानी चाहिए, उन चीज़ों को जब मीडिया बहुत ज़्यादा उसके साथ ओपन करके दिखाने लग जाता है तो पुरुषों पे उसका गलत प्रभाव पड़ता है, और उस गलत प्रभाव का जो परिणाम जो है स्त्रियों को भुगतना पड़ता है। और वो ये भी एक मीडिया जो है एक बहुत बड़ा कारण है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को बढ़ाने में। अब हम देखते हैं पितृसत्तात्मक व्यवस्था। पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में पुरुषों के पास संपत्ति तथा निर्णय लेने का अधिकार होते हैं, जिससे महिलाओं की स्थिति निम्नतर हो जाती है तथा हिंसा का शिकार होती है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था मतलब जहाँ पे पिता की सत्ता होती है, महिलाओं का वहाँ पे कोई भी बोलबाला नहीं रहता है, पिता ही सारे अधिकारों की पूर्ति करता है और सारे अधिकार उसे ही प्राप्त होते हैं, और अपने अधिकारों के अंतर्गत वो सारी महिलाओं के साथ में जैसा चाहे वैसा मर्जी वो व्यवहार कर सकता है, और महिलाओं की स्थिति क्या रहती है, उस घर में निम्न होती है और वो हमेशा हिंसा का शिकार होते रहती है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था जो है ये एक बहुत बड़ा कारण है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा करने का। अगला देखते हैं कानून का भय न होना। आम नागरिकों में कानून का भय कम हो चुका है। पुरुष यह समझते हैं कि कानून की बारीकियों से बचने के अनेक रास्ते हैं। इसका एक कारण देर से मिलने वाला न्याय भी है। न्यायालय में महिलाओं को ही दोषी सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। आम नागरिक जो है कितना भी अपराध कर ले, लेकिन न्याय अगर उसको तुरंत अगर मिलता, पीड़िता को अगर न्याय अगर तुरंत मिलता तो कोई भी व्यक्ति जो है अपराध करने से पहले 1000 बार सोचता। लेकिन हमारी कानून व्यवस्था ऐसी है कि आज अगर आपने किसी अपराध को कहीं पे पंजीबद्ध करवाया है तो उसका जो फैसला होते होते कई साल लग जाते हैं, और तब तक जो पीड़िता होती है या तो उसकी मौत हो जाती है, या तो वो उस चीज़ से इतना तंग आ चुकी रहती है कि उस चीज़ में वो ध्यान देना बंद कर देती है। और जो आम आदमी, जो अपराधी जो रहता है, वो क्या सोचता है, इस तरीके से तो मैं बच चुका हूँ, और भी कई रास्ते हैं जो कि मुझे बचा सकते हैं। और इस तरीके से जो अपराधी व्यक्ति रहता है उसके ऊपर से कानून का भय क्या हो जाता है, उसको कम होने लगता है। और कानून का भय न होना भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कारण है। अगला देखते हैं पुलिस प्रशासन के प्रति अविश्वास। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रति पुलिस प्रशासन एवं कार्यप्रणाली भी जिम्मेदार है। कई बार ऐसा होता है महिलाएं अपना रिपोर्ट लिखाने में भी क्या करती है, डरती हैं वहां जाकर। क्यों? क्योंकि जो अपराधी जो रहता है वो ज़्यादा ताकतवर रहता है, और वहां पे वो पुलिस प्रशासन को अपने दबाव में रखकर अपने अनुसार फैसला करवाने के लिए क्या करता है, उनको तैयार करता है। और सामान्य जन को ये लगने लग जाता है कि पुलिस प्रशासन के पास अगर वो अपनी शिकायत लेके जाते भी हैं तो वो हमारी शिकायत तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो जो है अपराधियों के ही बातों को सुनेंगे और हमें ही अपराधी घोषित करने पे तत्पर हो जाएंगे। इसलिए ये जो पुलिस प्रशासन के प्रति अविश्वास है सामान्य जनता का, ये भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण है। अगला देखते हैं हम दुर्व्यसनी होना। दुर्व्यसनी होना मतलब नशे में चूर होना। केवल शराब ही नहीं बल्कि अफीम, चरस, गांजा, ड्रग्स इत्यादि का सेवन करके भी व्यक्ति का जो क्या होता है, मानसिक हालत क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, और वो गलत कार्य में लिप्त हो जाता है, और घर आकर वो महिलाओं के विरुद्ध क्या करने लगता है, हिंसा करने लगता है। जब उसे इन सारी चीज़ों को इन सारी चीज़ों को करने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं तो वो घर में आके क्या करता है, मारपीट चालू कर देता है, और नशा करने के लिए वो घर के सामान से लेकर अपने पत्नी और बच्चों को भी बेचने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो एक प्रकार से जो नशा जो है वो भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा करने का बहुत बड़ा कारण है।
अगला हम देखते हैं शारीरिक दुर्बलता। शारीरिक दुर्बलता का मतलब ये है कि पुरुषों को हमेशा से माना गया है कि वो शारीरिक रूप से जो है बहुत ही सक्षम होते हैं और सबल होते हैं, और महिलाएं जो होती हैं हमेशा दुर्बल होती हैं। इसलिए उनको पुरुष जो है निम्न स्तर का समझ के उसको मार पीट करता है उसके साथ में, और महिलाएं जो है शारीरिक रूप से अपनी दुर्बलता को स्वीकार कर लेती है कि हाँ हम शारीरिक रूप से दुर्बल हैं, और पुरुष जो है वो शारीरिक रूप से सबल है, तो हमको उसके दबाव में ही रहना है। तो ये जो शारीरिक दुर्बलता भी जो है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा करने का एक बहुत बड़ा कारण है। हमारा अगला देखते हैं महिलाओं की आर्थिक दुर्बलता। महिलाओं की आर्थिक दुर्बलता हिंसा के एक महत्वपूर्ण कारक है। महिलाओं को आत्मनिर्भर तथा सशक्त होने से रोका जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के अभाव में महिलाएं हिंसा का उत्तर नहीं देती हैं, बल्कि नियति मानकर हिंसा को स्वीकार कर लेती हैं। जिन परिवारों में महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हैं या रोजगार में हैं, वहां पर तुलनात्मक रूप से हिंसा में कमी देखने मिलती है। मतलब जिस जगह पे पुरुषों का बोलबाला है, जहाँ पे महिलाएं आर्थिक रूप से सबल नहीं होती हैं, दुर्बल होती हैं, वहाँ पे हिंसा बहुत अधिक होता है। लेकिन जिन घरों में महिलाएं जो हैं पढ़ी लिखी होती हैं, आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं, रोजगार में लिप्त होती हैं, उन महिलाओं में जो उन घरों में जो है हिंसा हमको कम देखने को मिलता है। तो जो महिलाओं का आर्थिक रूप से जो दुर्बलता जो है वो भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा होने का एक बहुत बड़ा कारण है। हमारा लास्ट पॉइंट हम देखते हैं परंपरागत सोच। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी परंपरागत सोच में जकड़ी हुई हैं। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को नियति मान लिया जाता है। अधिकांश महिलाएं यह स्वीकार कर लेती है कि भारतीय समाज में महिलाओं का यही हश्र है तथा जीवित रहने के लिए पुरुष समाज के साथ अनेक प्रकार के समझौते करने आवश्यक है। मतलब परंपरागत जो शुरू से प्राचीन काल से जो एक सोच चली आ रही है कि पुरुषों का ही घर में बोलबाला रहता है, परिवार में बोलबाला रहता है, समाज में बोलबाला रहता है, तो स्त्रियां इसको अपनी नियति मान लेती हैं और ये सोच बैठा लेती हैं कि हमको पुरुषों के अंदर ही रहना है, पुरुषों के बातों पर ही चलना है, पुरुषों के बातों के बाहर अगर हम गए तो हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा। ये जो परंपरागत सोच जो महिलाओं के अंदर बैठाल दिया जाता है, ये भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का एक बहुत बड़ा कारण आज बना हुआ है। अब हम देखते हैं हिंसा का महिलाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं शारीरिक प्रभाव। महिलाओं के प्रति हिंसा का शारीरिक प्रभाव देखने को मिला है। महिलाओं को पर्याप्त पोषक आहार विभिन्न अवस्थाओं में प्रदान नहीं किया जाता, जिससे महिलाएं अल्प पोषण या कुपोषण का शिकार हो जाती है। महिलाओं में अधिकांशतः रक्त की कमी देखने मिलती है। महिलाएं शारीरिक रूप से कमज़ोर होने लगती है। शारीरिक प्रभाव मतलब शरीर से वो दुर्बल होने लगती है, क्योंकि उनके खान पान का ध्यान नहीं रखा जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा काम लिया जाता है और उनके खाने पीने का ध्यान नहीं रखा जाता, उनको पोषक तत्व खाने पे नहीं दिए जाते हैं, जिसका प्रभाव जो है उनके शरीर पे दिखने लग जाता है और वो क्या होने लग जाती हैं, कमज़ोर। अब हम देखते हैं दूसरा, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव। महिलाओं के स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट देखने को मिलता है। परिवार तथा समाज में व्याप्त हिंसा, अत्यधिक तनाव के कारण महिलाएं खान पान में रुचि नहीं लेती हैं। महिलाएं कम समय में विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रही हैं। मोटापा, रक्त की कमी, उच्च एवं निम्न रक्तचाप, घुटनों में दर्द इत्यादि। शारीरिक प्रभाव के साथ साथ महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी हिंसा का कुप्रभाव पड़ता है, जिससे किसी किसी परिवार में इतना ज़्यादा हिंसा रहता है कि महिलाएं जो हैं अपने खाने पीने पर भी ध्यान नहीं दे पाती हैं और समय पर ना वो सोती हैं ना खाती हैं, जिससे उससे उनको क्या है, बहुत सारी बीमारियां समय से पहले आकर घेर लेती हैं। जैसे उनको मोटापा जो है, उनके खून की कमी है, उनके शरीर में उनके घुटनों में दर्द प्रायः रहने लग जाता है, जो उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। इस प्रकार हिंसा का जो प्रभाव है महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी बहुत ही कुप्रभाव डालता है। तीसरा हम देखते हैं मृत्यु दर में वृद्धि। महिलाओं के प्रति हिंसा का प्रभाव महिला मृत्यु दर में वृद्धि के रूप में देखने को मिल रहा है। मातृत्व मृत्यु, लड़कियों की मृत्यु का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये है
कि जो मृत्यु दर में जो वृद्धि हुई है वो महिलाओं की हुई है, क्योंकि वो हिंसा का सामना नहीं कर पाती हैं और वो खुद को या तो ख़त्म कर देती हैं या किसी न किसी रूप में उसे ख़त्म कर दिया जाता है। जैसे मान लो उनके दबाव हिंसा इतना हिंसा किया जाता है कि जो माता जो रहती है वो ख़त्म हो जाती है, और लड़कियां है पेट में ये जानते हैं तो समय से पहले ही गर्भपात करा के लड़कियों की मृत्यु क्या कर दी जाती है, करवा दी जाती है। और इस तरीके से जो मृत्यु दर में जो वृद्धि हो रही है हिंसा के कारण, तो उसका भी महिलाओं के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। चौथा हम देखते हैं आत्महत्या में वृद्धि। महिलाएं निरंतर तनाव एवं अवसाद के कारण आत्महत्या जैसे घातक कदम उठा रही हैं। यह महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का एक भयावह रूप है। कई घरों में हिंसा का इतना विकराल रूप हो जाता है कि महिलाएं जो हैं उस हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और आत्महत्या की ओर अपना कदम बढ़ा लेती हैं। और ये जो है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का एक बहुत बड़ा और बहुत ही भयानक रूप है। और इस हिंसा का जो है महिलाओं के जीवन पर बहुत ही कुप्रभाव पड़ रहा है, जिससे महिलाएं जो है आत्महत्या की ओर प्रेरित हो रही हैं। अब हम देखते हैं पांचवा, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। निरंतर हिंसा के कारण महिलाएं मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रसित हो रही हैं। अविवाहित महिलाओं को यौन हिंसा का भय, विवाहित महिलाओं को पति तथा ससुराल में प्रताड़ित होने का भय सताता है। महिलाएं विभिन्न अवस्थाओं में भय, तनाव, चिंता, अवसाद इत्यादि से घिरी रहती है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव मतलब उनको मन से भी शांति नहीं है। महिलाओं को, जो लड़कियां रहती हैं वो ये सोचती हैं कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, ये भय उनको हमेशा सताते रहता है। जब लड़कियों का विवाह हो जाता है तो लड़कियों के दिमाग में ये हमेशा रहता है, भय रहता है कि अगर मैं ससुराल जाती हूँ तो पता नहीं मेरे पति मुझे कैसे मिलेंगे, मेरे ससुराल वाले कैसे मिलेंगे, ससुराल में कहीं मुझे प्रताड़ित तो नहीं किया जाए। ये जो भय उनके अंदर बैठा हुआ है, इससे जो है वो लड़कियाँ जो रहती है, महिलाएँ जो रहती है, बहुत सारे तनाव और चिंता में क्या हो जाती हैं, घिर जाती है, जिसका दुष्परिणाम जो है उनको शारीरिक और स्वास्थ्य के कुप्रभाव के रूप में देखने को मिलता है। और हिंसा का महिलाओं के जीवन पर इस तरीके से ये बहुत ही घातक प्रभाव हमको देखने के लिए मिलता है। अब हम देखते हैं महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने हेतु प्रयास। इसमें सबसे पहला है कानून का प्रभावी क्रियान्वयन, दूसरा जन चेतना का विकास, तीसरा पुलिस प्रणाली में सुधार, चौथा साक्षरता दर में वृद्धि, पांचवा स्व सहायता समूहों का विकास, छठवां आर्थिक सशक्तिकरण, सातवां आरक्षण के माध्यम से, आठवां जेंडर भाव को समाप्त करना, नौवां महिला अधिकारों की जानकारी, 10वां पितृसत्तात्मक सोच में परिवर्तन, 11वां पुनर्वास केंद्रों की स्थापना। इसको हम देखते हैं कानून का प्रभावी क्रियान्वयन। मतलब कानून अगर बनाया गया है तो कानून के विरुद्ध अगर कोई कार्य किया जाएगा तो उसके लिए दंड मिलेगा। ये सभी जनों में कानून का भय होना चाहिए। जन चेतना का विकास मतलब सिर्फ कानून का भय होने से कुछ नहीं होगा। जन चेतना में लोगों में भी ये जागरूकता फैलानी चाहिए कि महिला और पुरुष जो है दोनों एक समान है, और महिलाओं के विरुद्ध अगर कोई भी आप हिंसाजनक कार्य करते हैं तो आपको इस तरीके से दंड का प्रावधान है। और महिलाओं को भी अधिकार प्राप्त होते हैं कि वो अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से जो है उपयोग कर सके। पुलिस प्रणाली में सुधार, कई बार ऐसा होता है जो पीड़िता होती है पुलिस के पास जाती जरूर है, पर पुलिस जो है घूस खाकर क्या करता है, पीड़िता की सुनवाई नहीं करता, ना ही वो रिपोर्ट दर्ज करता है। तो यहाँ पे पुलिस प्रणाली में भी हमको सुधार करना पड़ेगा। साक्षरता दर में वृद्धि, महिलाएं जो अशिक्षित होती हैं उनको साक्षर किया जाना जरूरी है, उनको शिक्षित किया जाना जरूरी है, उनको उनके मौलिक अधिकारों की जानकारी भी हमको देनी चाहिए। स्व सहायता समूहों का विकास, स्व सहायता समूह ऐसे होते हैं जो कि उनको जो महिलाएं जो परित्यक्ता जो महिलाएं होती है उनको कम ब्याज पे पैसे उपलब्ध कराती है, जिससे वो खुद अपना स्वयं का कार्य जो है शुरू कर सके और आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। तो हमें स्व सहायता समूह का क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। आर्थिक रूप से सशक्तिकरण, महिलाओं को जब तक आर्थिक रूप से सशक्त नहीं बनाया जाएगा तब तक हम महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने का कितना भी प्रयास कर ले वो सफल नहीं हो पाएगा। आरक्षण के माध्यम से पुरुषों
को अगर बाहर निकलने के लिए पूरी छूट प्राप्त है, तो वहीं महिलाओं को भी कार्य करने के लिए छूट प्राप्त होनी चाहिए और महिलाओं को मजबूती से आत्मनिर्भर बनाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए कि वो पुरुषों के बराबर खड़े होकर कार्य कर सकें। जेंडर भाव को समाप्त, जो स्त्री और पुरुष के प्रति जो भेदभाव की जो भावना है कि महिलाओं को घर के चार दीवारी के अंदर कार्य करने चाहिए, पुरुषों को बाहर निकल के कार्य करने चाहिए, ये जो लिंगी भेदभाव है इसको भी समाप्त करके हम महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। महिला अधिकारों की जानकारी, महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी ही नहीं होती है, इस वजह से वो हिंसा की शिकार होती हैं। महिलाओं को जब अपने अधिकारों की जानकारी प्राप्त होगी तो वो खुद अपने पर होने वाले हिंसा को रोकने के लिए सबल हो सकेंगी। पितृसत्तात्मक सोच में परिवर्तन, घरों में जो पितृसत्तात्मक राज्य होता है उस सोच में भी परिवर्तन होना चाहिए कि पिता और माता दोनों के समान अधिकार है, पुरुष और स्त्री को दोनों को समान अधिकार है, इसलिए किसी एक के बोलने पर घर की सत्ता नहीं होनी चाहिए, दोनों को बराबर समान अधिकार मिलना चाहिए। और पितृसत्तात्मक जो सोच है, जो दबावपूर्ण जो सोच है, उसमें हमको क्या करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए, जिससे महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा हो रही है उसको हम रोकने में सफल हो सकते हैं। पुनर्वास केंद्रों की स्थापना, इसका तात्पर्य ये है कि जहाँ महिलाओं को छोड़ दी जाती है, कुछ बलात्कारी लड़कियों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, बहुत हिंसा की शिकार महिलाओं को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उनको फिर से अपने दैनिक जीवन में किस तरीके से स्थापित किया जाए ताकि वो फिर से समाज में अपने सम्मानजनक स्थिति को प्राप्त कर सके। ऐसे स्त्रियों को सामने लाने के लिए पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए और उन्हें वहाँ पर आत्मनिर्भर और सबल बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने में हमें बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब महिलाएं खुद आत्मनिर्भर बन जाएंगी, शिक्षित हो जाएंगी, अपने अधिकारों की जानकारी उनको होगी, तो अपने विरुद्ध जो है हिंसा को होने से खुद ही रोकेंगी और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। हिंसा की निरंतरता में परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल एवं जनसंचार के माध्यमों का योगदान कहीं कहीं प्रत्यक्ष और कहीं अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। परिवार में तो इसकी पहचान करना भी मुश्किल हो जाता है। हिंसा की घटनाओं की निरंतरता को रोकने के लिए किसी एक संस्था को इसके लिए जिम्मेदार न ठहराकर एक व्यक्ति को इस विषय के प्रति जिम्मेदारी का बोध और उसका निर्वहन करना चाहिए, जिससे महिलाओं के प्रति हिंसा को घर, परिवार, समाज और राष्ट्र से कम ही नहीं पूरी तरह से खत्म किया जा सके। मतलब ये है कि हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ परिवार में हिंसा हो रहा है, हम ये नहीं बोल सकते कि कार्यस्थल पर हिंसा हो रहा है, हम ये नहीं बोल सकते कि विद्यालय में हिंसा हो रहा है, सभी जगह पे हिंसा हो रहा है। और हिंसा करने वाला कौन है? व्यक्ति है, पुरुष है। तो उस हिंसा को कम करने के लिए प्रति व्यक्ति की सोच होनी चाहिए कि इस हिंसा को कैसे कम किया जाए और हिंसा को बढ़ावा न दिया जाए। जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझेगा और हिंसा को रोकेगा तो ऑटोमेटिक जो है हमारे देश में महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रही है उसको हम कम नहीं कर सकेंगे, बल्कि पूरी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।